मैं क्षेत्र में घूम रहा था, दो समस्याएं लोगों ने बताई। एक तो पीने की जो पानी की समस्या है, वो लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से इतिहास रहा है। पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए की योजनाएं लातूर शहर में पाइपलाइंस पर हमने खर्च की हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव उतना आसान नहीं है जितना हर बार हुआ करता था। एक घर में दो विचार अब पैदा हो गए हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वंचित बहुजन अघाड़ी, इस पार्टी को आप जानते होंगे, उनके जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर विनोद खटके, वो कह रहे हैं कि वो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लोग जानकार हमें बता रहे हैं। भाजपा की बी टीम वंचित बहुजन अघाड़ी, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप दो लोग विधायक हो गए एक परिवार से, तो परिवारवाद के बारे में जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाता रहा होगा। कोई इंसान अगर अच्छा काम करता है और लोग उसे पसंद करते हैं और लोग उसको चुन कर देते हैं, तो मुझे उसमें कोई परिवारवाद है ऐसा नहीं लगता। क्या इस वक्त मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? कांग्रेस पार्टी की अगर सीटें ज्यादा आती हैं तो कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित देशमुख मुख्यमंत्री? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे, लातूर शहर से 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री अमित देशमुख हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, अभी प्रचार लगातार आप कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के मतदाता बहुत ही ज्यादा प्रतिसाद दे रहे हैं, और लातूर जिले और शहर की बात करें तो ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और इस बार भी लातूर के मतदाता ये साबित कर देंगे कि लातूर शहर और ज़िला ये कांग्रेस का गढ़ है, और महाविकास आघाड़ी यहाँ बहुत भारी जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल। देखिए, 5 साल बाद चुनाव जब आता है तो हिसाब लेने का वक्त होता है। आप 3 बार विधायक रहे, आप मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, आप गार्डियन मिनिस्टर भी रहे यहाँ के। क्या किया आपने लोगों के लिए? हमने जो किया है लोग जानते हैं, लोगों के सामने हम रखा है। पिछले 5 सालों में 2400 करोड़ के काम इस लातूर शहर विधानसभा क्षेत्र में हमने किए हैं, और वो सारा लोगों के सामने हमने रखा है। अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई हैं, पीने का पानी, पाइपलाइंस, कचरा व्यवस्थापन, उसके बाद शादी खाना, सिटी बस, महिलाओं को मुफ्त में शहर में सिटी बस का सफ़र, ये हमने किया है। फिर सीवर लाइंस, एसटीपी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारथी का सब सेंटर यहाँ पे खड़ा हो रहा है। लड़कों के लिए हॉस्टल्स, लड़कियों के लिए हॉस्टल्स, बहुत सारे अस्पताल नए शुरू हो रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज के 2-3 नए अस्पताल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके लागत से यहाँ पे बनने जा रहे हैं। मैं क्षेत्र में घूम रहा था, दो समस्याएं लोगों ने बताई। एक तो पीने की जो पानी की समस्या है, वो लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से इतिहास रहा है और वर्तमान में भी वो काबिज है, वो खत्म नहीं हो पा रहा है। और लोग आपकी तरफ देखते हैं, कहते 3 बार से आप विधायक हैं, उससे पहले आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तब के समय से ही चला और ये खत्म नहीं हो रहा। पाइपलाइन की बड़ी समस्या बताते हैं अभी भी लोग, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? पाइपलाइन पर अभी 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। जैसे मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए की योजनाएं लातूर शहर में पाइपलाइंस पर हमने खर्च की हैं, और पीने का पानी हम मांजरा डैम से लाते हैं। वो योजना भी शुरू में कांग्रेस ने ही की, जब विलासराव देशमुख साहब मुख्यमंत्री थे तब की वो योजना है। अब 2054 ये विजन सामने रखे महाराष्ट्र सरकार से हमने एक योजना बनाई है, उस पर काम चल रहा है, और आज लोगों को पानी मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि पानी हम 24 घंटे कैसे दे सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक चुनौती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव उतना आसान नहीं है जितना हर बार हुआ करता था। आप लगातार बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। इतिहास लोग एक पर सवाल हो जाए, लोगों ने इतिहास में याद दिलाया कि 1999 में जिन शिवराज पाटिल के लिए आप प्रचार कर रहे थे, आज उनकी बहू अर्चना पाटिल आपके सामने चुनावी मैदान में, क्या उनको आप चैलेंजर के तौर पर मान रहे हैं? ऐसा है, ये विचारों की लड़ाई है। हम कांग्रेस का विचार लेकर आज तक चले हैं। शिवराज पाटिल साहब की अगर बात करें तो आप उनसे भी जाकर पूछ लीजिए, वो तो कांग्रेस में ही है। एक घर में दो विचार अब पैदा हो गए हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन लातूर के मतदाता, इन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है,
और मुझे ऐसा लगता है कि इन विचारों की लड़ाई में हमारी जीत होगी। बिल्कुल। 2004 का चुनाव भी लोग खूब याद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब रूपा पाटिल लोकसभा की सांसद बनी थी, बीजेपी से मैदान में थी और उन्होंने उस समय शिवराज पाटिल को चुनाव हराया था, वो कांग्रेस में थे। लोग कह रहे हैं क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है हर चुनाव अलग होता है और बातें क्या होती हैं, लोग क्या बातें करते हैं, या बातें क्या बनाई जाती हैं, या बातें क्या पेश की जाती हैं, इस पर तो किसी का मतलब कंट्रोल नहीं होता। और अब ये सारा नैरेटिव है। ऐसा है कि लोग हर चुनाव के को अलग नज़रिए से देखते हैं। लोग ये तय करते हैं कि मेरा उम्मीदवार कौन होना चाहिए, मुझे किसे चुनकर देना है। और महायुति 10 साल में जो काम उन्होंने राज्य में और लातूर में किए हैं, लातूर में तो एक भी ऐसा काम महायुति नहीं कर पाई। अब ये महायुति की तरफ से खड़े हैं, तो पहले तो ये बताएं वो कि उन्होंने क्या किया है। हमने तो बताया हमने क्या किया है। आपको 10 साल में 7.5 साल महायुति की सत्ता थी, आपने महाराष्ट्र में क्या किया है, लातूर में क्या किया है, इसका जवाब वो दे पहले, फिर हमसे सवाल करें। बिल्कुल। वंचित बहुजन अघाड़ी, इस पार्टी को आप जानते होंगे, उनके जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर विनोद खटके, वो कह रहे हैं कि वो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लोग जानकार हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं दलित वोटर उस तरफ आकर्षित है। वंचित बहुजन अघाड़ी, अब ये आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो राजनीति बहुत सालों से चल रही है, इसमें भाजपा की बी टीम वंचित बहुजन अघाड़ी, ऐसा लोग कहते हैं कि वो बी टीम। लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं? लोग कहते हैं, मैं तो लोग जो कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि वो बी टीम की हैसियत से वो काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग ये सारी बातें जानते हैं, रोज़ अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और ऐसा एक बार किसी विचार के साथ अगर खड़ा रहना है लोगों ने तय कर लिया, तो फिर कोई भी खड़ा रहे, उससे लोगों के इरादों में बहुत ज़्यादा बदलाव वो ला पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मराठा आरक्षण का खूब असर देखा गया मराठवाड़ा रीजन में, और उससे बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ लोकसभा में, ऐसा माना जाता है। विधानसभा में क्या आप उस आंदोलन का असर देख रहे हैं? मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल ने छेड़ा था, और महायुति सरकार ने उनसे ये बीच में कहा भी था कि हमने आपकी सारी मांगे मान ली हैं, और उन्होंने आंदोलन भी छोड़ दिया था। नवी मुंबई में बड़ा जलसा हुआ, वहाँ पर सरकार ने कहा कि सारी मांगे हमने मान ली हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कदम नहीं उठाए गए सरकार की तरफ से। और आज मनोज जरांगे पाटिल जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने उनसे झूठ कहा, या उन्होंने उनको फंसाया, ऐसा उनकी तरफ से आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार इस आंदोलन को उसका सम्मान नहीं कर पाई, तो उसका नुकसान तो उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आप बी टीम का जिक्र कर रहे थे। तमाम लोग मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह के उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में उतरेंगे, फिर वो नहीं उतरे, अब उसको लोग उनको कह रहे हैं कि वो बी टीम है। वो राजनीतिक दल तो नहीं है ना। हाँ। वो कहाँ राजनीतिक दल है? अगर जो उससे नुकसान होता है वो तो नहीं, तो वो तो एक मुद्दा नहीं है ना। किसानों को फसलों को दाम नहीं है, वो भी तो मुद्दा है। किसानों की आत्महत्या अभी तक रुकी नहीं है, वो भी तो मुद्दा है। तो उस पर भी तो सरकार को लोग वोट नहीं करेंगे। यहाँ पर बेकारी बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं है, ये भी तो है। बिल्कुल। जैसे आपकी सरकार आती है, अगर मान लीजिए मान नहीं लीजिए सरकार आ रही है, तो आप मराठा आरक्षण को लेकर क्या करेंगे, क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम जाति जनगणना करेंगे। जाति जनगणना करने के बाद जो ये 50% आरक्षण का एक कैप बना पड़ा है, उसको उठाकर उसको और बढ़ाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस राज्य में और देश में ये कांग्रेस की सोच है, उस पर हम काम करेंगे। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, देखता हूँ ना। अपने भाई रितेश देशमुख की फिल्में देखी हैं आपने? बिल्कुल, सभी देखी हैं। आपके लिए प्रचार करने आए वो? नहीं, वो वोट करने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो मेरे भाई हैं, तो वो तो मेरे साथ ही हैं। आपके एक और भाई हैं? हाँ जी, वो भी विधायक हैं। हाँ, धीरज भाई साहब। हाँ, धीरज देशमुख। तो आप 2 लोग विधायक हो गए एक परिवार से, तो परिवारवाद के बारे में जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछा जाता रहा होगा।
मैं जानना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है भाई कि एक परिवार के 2 लोग विधायक होंगे, सवाल पूछा जाएगा, आपका क्या सोच रहे हैं इस पे? ऐसा है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई इंसान अगर अच्छा काम करता है और लोग उसे पसंद करते हैं और लोग उसको चुन कर देते हैं, तो मुझे उसमें कोई परिवारवाद है ऐसा नहीं लगता। और मैंने भी जब काम शुरू किया तो जैसे मैंने कदम रखा मुझे टिकट नहीं मिला। 15 साल मैंने काम किया, धीरज ने भी 10 साल काम किया। तो जब काम करता है कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति काम देखकर, अब पार्टियां तो सारी चीज़ों का विचार करके टिकट देती है, और अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि ये इंसान यहाँ से टिकट अगर पाता है तो वो जीत सकता है, तो उसको टिकट मिलता है। बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी खींचतान देखी गई महाविकास आघाड़ी में। अब मगर कहा जाता है शांत है, सब कुछ शांत है या अभी भी कुछ है? शांत है, महाविकास आघाड़ी यही हमारा चेहरा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद, इस पर चयन होगा और उस पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस अगर ज़्यादा सीटें लाती हैं तो क्या इस वक्त मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? कांग्रेस पार्टी की अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अमित देशमुख मुख्यमंत्री हो? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस शख्स को सोचती है कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर अच्छा काम करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को इंसाफ दिला पाएंगे, ऐसी व्यक्ति को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं आपके प्रचार में सुन रहा था, लोग प्रचार में माइक पे बोल रहे थे भावी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं, तो उनको तो ये मतलब उनको तो लगना ही है। जैसे कोई विधायक बन गया, मंत्री बन गया, फिर उसके बाद तो ये सारी चीज़ें सपना है हमारे लोगों का, देखेंगे। बिल्कुल, लाडली बहन योजना की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि उसका मध्य प्रदेश के चुनाव में पता है बड़ा असर देखा गया। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या वो महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? लाडली बहन योजना ये चुनाव से पहले ही लाई गई, इसीलिए वो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये योजना लाई गई, इसलिए इसका उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग भी खूब जानते हैं कि लोकसभा में हार गए, उसके बाद विधानसभा हार न जाए, इसलिए ये वो योजना ले आए हैं। लेकिन मतदाता और लोग ये भी जानते हैं कि ये योजना कांग्रेस की है। कर्नाटक में हमने शुरू की है, तेलंगाना में शुरू की है, हिमाचल में शुरू की है, और कांग्रेस के गारंटी कार्ड में पार्लियामेंट के भी ये योजना थी। तो इससे उनको कोई फ़ायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। महालक्ष्मी योजना महीने को 3,000 रुपये देने का वादा तो महाविकास आघाड़ी ने भी किया है। तो अब लोग ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में उनको महायुति से जो तकलीफ़ें हुई हैं पिछले 2.5 साल, तो उससे वो खफा हैं और उनको एक नया महाविकास आघाड़ी की तरफ उनका झुकाव है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसे कि एक हमने और बड़ा गुस्सा महाराष्ट्र के लोगों में देखा कि पिछले 5 साल में 2 सरकारें 3 सरकारें रहीं, तमाम नेता इधर से उधर गए, 4 पार्टियां बन गई, 2 पार्टियां टूट के। अब आने वाली सरकार को लेकर भी बड़ा लोग आशंकित है कि सब कुछ 23 तारीख के बाद तय होगा। क्या 23 तारीख के बाद कुछ नया होने वाला है? क्या ये गठबंधन फिर से टूटेंगे? आप अपना स्टैंड बताइए। अमित देशमुख क्या कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे कि कल को मौका मिलता है कहीं और जाने का, कुछ और बेहतर मिलने का, तो छोड़ देंगे? नहीं, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है, और अमित देशमुख हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा। सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता के लिए हम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हम एक विचार को लेकर खड़े हैं, और वो विचार सदियों से इस देश को और राज्य को सही रास्ते पर ले जाने वाला विचार है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और लोग ही अब ऊब गए हैं और लोग इतना बहुमत देंगे महाविकास आघाड़ी को कि महायुति को ये करने की कोई गुंजाइश वो बाकी नहीं रखेंगे।
नहीं रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय thank you. देने के लिए। आगे चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। जी, तो ये थे अमित देशमुख, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, जवाब दिए हमारे सवालों के। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथ रुक जेरी हैं। शुक्रिया।